इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी चार्ज में से निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक चार्ज है Q, इस चार्ज में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मिलाकर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, इसकी यूनिट्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, ये हम पढ़ते हैं अभी। देखो, पहले हम पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्पेस में किसी पॉइंट पर मुझे फाइंड करनी है, इस पॉइंट P पर, इस चार्ज Q की वजह से। तो वो कैसे आएगी? याद करो क्या तरीका बताया था कि इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रख दो Q0। ये Q0 इस चार्ज Q के कारण कुछ फोर्स फील करेगा, वो फोर्स कैलकुलेट कर लो। वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि उस फोर्स को इस Q0 से डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। क्या करते थे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q0, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इन स्पेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर आगे डिटेल में समझाया था किसी कारण से यहाँ पर लिमिट Q0 अप्रोचेस टू 0 भी लगेगा। मैंने सारा ही आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पिछली क्लास में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का एक और भी तरीका है। ये एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ से बड़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। आप देख रहे हो जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप जो यहाँ छोटा है, बहुत कम है, थोड़ा सा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, आगे जाकर और इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, उस पॉइंट P पर एक यूनिट एरिया रख दें, उसमें से जितनी लाइंस पास होंगी, जितना फ्लक्स पास होगा, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारा कुछ बार बार बोलने की जगह हम शॉर्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर हम इस चैप्टर में ही चल रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो खाली फ्लक्स से भी काम चल जाएगा। तो जब भी मैं फ्लक्स बोलूँ, वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दैट एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द चार्ज। अब यहाँ पर मुझे एक यूनिट एरिया रखना है, उसमें से जितनी लाइंस ज़्यादा पास होंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लीजिए मैंने 7 यूनिट एरिया रखा और इसमें से 21 फ्लक्स पास हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एरिया 1 होता तो फ्लक्स कितना होता? आप कहीं 3 यूनिट्स, बेटर रहेगा आप कहिए 21/7। ऑफ कोर्स आंसर इज 3। 21/7 लिखने से हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है कि फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर देना है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दो। अब अगर आपके पास फ्लक्स थोड़ा सा है या एरिया छोटा है, तो उसमें से लाइंस भी बहुत कम पास होंगी। ऐसे केस में हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए। यहां से मुझे मिलता है फाई इज इक्वल टू E इंटू ए। ये क्वेश्चन मार्क क्यों है आपको भी पता लगेगा। यहां से मुझे मिलता है डी फाई इज इक्वल टू E इंटू डी ए। पहले तो हम यहां से फ्लक्स की यूनिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? F/Q, न्यूटन पर कूलम। तो इट मीन्स मेरे फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने पहले बता दिया आपको, फिलहाल इस चैप्टर में जब भी मैं फ्लक्स वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज ऑब्वियसली इंडिकेटिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम इसको यूं करते हैं, न्यूटन मीटर अलग और मीटर एंड पर कूलम अलग लिखते हैं। न्यूटन मीटर फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या बन गया, वर्क, यूनिट जूल। तो इसकी सेकंड यूनिट आ गई जूल मीटर पर कूलम। एक यूनिट ये हुई फ्लक्स की, दूसरी यूनिट ये हुई। आगे बढ़ते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम इनटू मीटर। और आपको ध्यान होगा जूल पर कूलम इज नथिंग बट एनर्जी और वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो इसलिए इसकी तीसरी यूनिट क्या आ गई, ये चीज़ बन गई वोल्ट। तो रिजल्ट क्या आ गया, वोल्ट मीटर। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितनी यूनिट्स हो गई, 3, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और जूल मीटर पर कूलम और वोल्ट मीटर। ये तीनों किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जब हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में जाएंगे, वहाँ पर सेम सब कुछ हमें डील करना होगा बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर होगी तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी आसानी होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सॉलिड एंगल की कंसेप्ट में हमने ये चीज़ थोड़ी सी देखी थी, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये चार्ज है, इस चार्ज में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। These are electric field lines coming out of a charge whose value is Q. अगर मैं इसके सामने कोई एरिया रखता हूं तो उस एरिया में से फिलहाल मुझे ये लाइंस पास होती दिख रही हैं। अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूं तो वो लाइंस जो पहले 3 थी अब वो 1 ही रह गई। और अगर मैं इस एरिया को पूरा लाइंस के पैरेलल कर दूं तो इस एरिया में से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही। फर्स्ट केस में मेरे एरिया का नॉर्मल इन लाइंस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा था। सेकंड केस में ये एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और इस केस में ये एंगल हो गया 90 डिग्री। हमने क्या नोट किया, जैसे जैसे नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल टू द एरिया, उस वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल इंक्रीज होता है, वैसे वैसे उसमें से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होता जाता है। इट मीन्स फ्लक्स खाली E और A पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो एरिया की ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। हमें इस ओरिएंटेशन, इस एंगल को बीच में किसी तरीके से लाना है। क्या नोट हम कर रहे हैं, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है रिजल्ट कम होता जा रहा है। जब एंगल 0 है तो रिजल्ट मैक्सिमम है, एंगल इंक्रीज्ड रिजल्ट डिक्रीज्ड, एंगल बिकेम 90 डिग्री रिजल्ट बिकेम 0। ऐसा कहाँ होता है, मैथ्स में ये कॉस में होता है, कोसाइन में। कॉस 0 इज 1 मैक्सिमम, as the angle increases the value of cos theta decreases, then angle becomes maximum, that is 90 degree in first quadrant, then result becomes 0। तो अगर मुझे फ्लक्स को एक्चुअल में कैलकुलेट करना है एरिया के ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखते हुए, तो मुझे बीच में cos थीटा को इंक्लूड करना होगा। इसलिए ये जो हमारा फार्मूला था d phi इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, ये कंप्लीट तब होगा जब हम इसको ऐसे लिखेंगे d phi इज इक्वल टू ई into dA into cos theta, where theta is the angle between the electric field lines and normal to the plane। आगे फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशंस में हमें बार बार फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। हम सीधा क्या लिखा करेंगे, वी नो दैट डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। हाँ, एरिया को अगर आप एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। और फिर अगर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है
तो हम इस डी फाई का इंटीग्रेशन कर दिया करेंगे।